अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गो कि ये तमाम तर इस वक्त कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि सदर मुमलिकत से दो अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है, तो किस बारे हुई होगी? क्या इलेक्शन की अनाउंसमेंट के हवाले से हुई होगी, सीक्रेट एक्ट के हवाले से हुई होगी, वो क्या तमाम चीज़ें हैं। बहरहाल अभी तक तो ये बातें सामने नहीं आई। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आप जानते हैं कि जो हल्का बंदियाँ हैं उनके दौरानिए को कम किया है, यानी दिसंबर के बजाय 14 दिसंबर के बजाय अब 30 नवंबर को इशाअत कर दी जाएगी और यूं ऐसा लगता है कि इलेक्शंस कहीं ना कहीं जनवरी में किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक और काम भी किया है। उन्होंने कहा है कि सूबों में 3 साल से जो अफसरान तैनात हैं, यानी जिनकी मुद्दत 3 साल हो चुकी है, उनको फौरी तौर पर रद्द-बदल किया जाए। और इसी हवाले से बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो ऐसी पूरी लिस्ट मुरतब कर रही है। और ये तमाम तर मामलात इसलिए किए जाते हैं कि जो जाती हुई हुकूमत होती है, कहा यह जाता है कि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी उनके ज़ेरे साए होती है। देखना यह है कि अब इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट है वो कब की जाएगी। लेकिन इस इलेक्शन की तारीख के हवाले से अभी बड़ी मुबहिम बातें भी हैं। क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? दूसरी जानिब जो डिवीजन हमें नजर आती है वो 2 एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम देख रहे हैं। एक तो ये कि इलेक्शन की तारीख का मजाज कौन है। क्या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जैसे कि निगरान सेटअप यही कह रही है। प्राइम मिनिस्टर अनवर काकर साहब ने, आपको याद होगा, जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उन्होंने बाकायदा कहा कि जो नई कानून साजी हुई है उसके तहत इलेक्शन कमीशन जो ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा उसके बाद से निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन की तरफ फौरी तौर पर जो है वो गामजन नजर आएगी। जबकि एक पूरा ग्रुप ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के बजाय इलेक्शन की तारीख का ऐलान सदर मुमलिकत ने ही करना है। एक और फ्रंट है जिसके ऊपर डिवीजन नजर आती है। इलेक्शन 90 रोज में कराया जाए जो आइन की शिक है, लेकिन बाज लीगल फ्रेटर्निटी, बाज सियासी जमातें ये कहती हैं कि जब नई मरदमशुमारी के हवाले से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर और फिर उसके बाद काबीना ने इसको नोटिफाई कर दिया था, तो उसके बाद नई हल्काबंदियां ज़रूरी हैं। जबकि इसमें 3 ऐसी जमातें हैं जो अब एक ही सफ में हमें खड़ी नजर आती हैं। एक है तहरीक इंसाफ, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जमात इस्लामी, जिनका ये मुतालबा है कि इलेक्शन 90 रोज में कराए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 90 रोज के इलेक्शन कराने के मुतालबे पर बाकी जो सियासी जमातें हैं और दीगर सियासी मुबस्सरीन हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है कि जब एक एस्पेक्ट पर आपने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर वहाँ जाकर मुराद अली शाह साहब जो कि उस वक्त के CM सिंध थे, उन्होंने जब इसको नोटिफाई करने के लिए साइन कर ही दिए थे, तो उसके बाद उनको भी पता था कि इलेक्शन अब नई मरदमशुमारी के तहत यानी नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। तो अब इस किस्म की आवाज़ें उठाने का मकसद क्या है, आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। इन फोकस हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं और इस वक्त आज जो है वो ठट्टा सजावल यहाँ से इन्होंने, मुझे लगता है, मुहिम का आगाज भी कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस खोड़ो साहब। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल किया जाएगा, आप मुस्तकिल ये कह रहे हैं कि अगर हल्का बंदियां इलेक्शन से कबल की जाती हैं और इलेक्शन बाद में कराए जाते हैं तो यकीनन दाल में कुछ काला है। अब आप लोगों के इस मौकफ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपको क्या इल्म नहीं था मरदमशुमारी में, जिस वक्त मुराद अली शाह साहब ने, जाहिर है, उसके ऊपर अपना एतमाद का इजहार भी किया था, फिर काबीना ने, उस वक्त की काबीना ने नोटिफाई भी कर दिया, तो अब क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इस हल्का बंदियों के खिलाफ है? मैं समझता हूं कि इलेक्शन एक्ट आइन के मातहत है। आइन में 90 दिन है। हल्का बंदियां आइन से मुतसादिम नहीं हो सकती, उसके मातहत तो हो सकती है। अच्छा, हमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी ये बताया गया था कि पाकिस्तान की नशिस्तें बढ़ नहीं रही, कम भी नहीं हो रही। जब नहीं बढ़ रही तो फिर ये हल्का बंदियों के लिए 4 महीने क्यों? अगर मान भी लें किसी नई मरदमशुमारी पर हल्का बंदी करनी है तो 4 महीने क्यों, जबकि नशिस्तें बढ़ नहीं रही? और फिर आइन को हम सुप्रीम क्यों न कहें? अच्छा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब दौरानिए को कम तो कर दिया है ना। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये लिख के नहीं कम क्या किया उन्होंने। 12 तारीख को असेंबलियां खत्म हुई,
4 सितंबर को वो शुरू करेंगे। 4 सितंबर से 14 दिसंबर की बात उन्होंने की थी, अब घटा के उन्होंने 30 नवंबर की बात की। हल्का बंदियां मर्दमशुमारी पे होती हैं और हर हल्के में वोट देते हैं वोटर, और वोटर तो 4 लाख नहीं होंगे ना, वोटर तो कम ही होंगे। फिर ये हल्का बंदियां चेंज करने की क्या जरूरत है? जिस हल्के में जितने वोटर हैं वो वोट करेंगे और इलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब मर्दमशुमारी जो भी 5 साल के बाद हुई, अपनी जगह पे ऐतराज हमने नहीं किया कि चलो पाकिस्तान को कोई एक चीज तो नॉन कंट्रोवर्शियल मिले, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जी आइन से मावरा कोई कदम हो। हम इसलिए बात कर रहे हैं, और हमने काउंसिल ऑफ कम्युनिटीज में कोई लिख के नहीं दिया था कि आपने 6 महीने के बाद इलेक्शन कराओ तो भले कराओ, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हमें कहा यही किया था कि इलेक्शन अपने टाइम पे होगी। वो टाइम क्या था? आइन का टाइम, 90 दिन। मान लेते हैं काउंसिल ऑफ में आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ये लिखकर नहीं दिया था कि इलेक्शन जब मर्जी चाहे कर लें, लेकिन आज आप ये कहते हैं फिर कि तहरीक इंसाफ का मौकफ भी बिल्कुल दुरुस्त था। खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर पंजाब की असेंबली जब डिसॉल्व की गई थी वो भी ये कह रहे थे 90 रोज में इलेक्शन किए जाए, और उस वक्त की तमाम जमातें जो हुकूमत में थी। ये सवाल हमसे नहीं बनता, क्योंकि 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन होने वाली थी उसमें अपने उम्मीदवार हमने खड़े किए थे। हमने उम्मीदवार को खड़े करके इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया था। सही। ये इलेक्शन कमीशन ने जाके चीफ जस्टिस को बताया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं मिल रही, हमारे पास फंडिंग नहीं मिल रही है, इसलिए हम इलेक्शन कराने से मजबूर हैं। उसमें पीपुल्स पार्टी का कसूर नहीं है, पीपुल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। लेकिन आप मानते हैं ना कि उनका भी मौकफ बिल्कुल दुरुस्त था कि 90 रोज में इंतखाबात होने चाहिए। मैं इस पे थोड़ा सा एतराज करता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पंजाब की इलेक्शन के लिए क्यों फैसला किया और केपी के इलेक्शन के लिए क्यों फैसला नहीं किया था। मैं उस पर एतराज नहीं कह रहा हूं। हाँ ठीक, लेकिन रही बात सिक्योरिटी और फंडिंग की, वो मसला इलेक्शन कमीशन जाने, उस वक्त की हुकूमत जाने। 90 दिन तो 90 दिन हो सकते हैं ना। ये और बात है कि मैं इमरान खान को बिल्कुल गलत समझता हूं कि उसने चीफ मिनिस्टर के लिए एतमाद का वोट लेकर और 3 दिन के बाद असेंबली डिसॉल्व कर दी, जो नामुनासिब बात थी, जो नहीं करनी चाहिए थे। उसने पाकिस्तान के सियासी निजाम को धचका दिया, उसको डामाडोल कर दिया। ओके ठीक है। इमरान खान की ना समझी है कि उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के बाद क्यों डिसॉल्व किया। ओके ठीक है खोड़ो साहब, अब आ जाते हैं ना, अब क्योंकि इलेक्शंस होने को हैं, आज आप ठट्टा सजावल इन तमाम जगहों का आपने दौरा भी बाकायदा शुरू कर दिया है, वर्कर्स से भी आप मिल रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अभी आपने ये कहा भी कि जब कौमी असेंबली की नशिस्तों में भी कोई रद्दोबदल नहीं होनी है तो किस लिए फिर हल्का बंदियां ज़रूरी हैं। लेकिन आप ही के जो इत्तेहादी रहे हैं पिछले हुकूमत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसमें राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को शहरी सिंध में थोड़े आपको सीटों के जाने का खदशा है, क्योंकि इधर देखिए राना सनावाले की बात पर मुझसे आप तबसरा न कराएं तो बेहतर है, क्योंकि फिर मैं जवाब में यह कह दूंगा कि भाई सिंध में तो कुछ उसको मिलना नहीं है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। ऐसे ना करे ना, ये खामखा झगड़े करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन सूबों में तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है ना खोड़ो साहब। भाई बात मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान को वापस जमहूरियत की पटड़ी पर लाने के लिए इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कंफ्यूजन पैदा की है कि उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी। 4 महीने का शेड्यूल तो दे दिया उन्होंने, 14 दिसंबर तो बोल दिया, लेकिन इलेक्शन की डेट नहीं दी। तो लोगों को ये शुरू हो गई खदशात कि जी इनका कोई इरादा भी है इलेक्शन कराने का कि नहीं कराने का। हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं आइन का तकाजा पूरा करो, ठीक है, इलेक्शन की डेट होनी चाहिए। ओके ये बात, हम जीते या कोई और जीते, हम पाकिस्तान को उस जमहूरियत की पटड़ी पे वापस लाना चाहते हैं। ये केयरटेकर का तस्वर 3 महीने से ज्यादा नहीं होता। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 6 महीने रह सकती है, 8 महीने रह सकती है। ठीक है, अब आप जब कहते हैं ना खोड़ो साहब, 1 मिनट, आप जब कहते हैं कि राना सना का जिक्र ना करूं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जाहिर है वो भी एक स्टेक होल्डर है इस पूरे सियासी निजाम का। वो कहते हैं कि पहले हल्का बंदियां होंगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। उन्हें किसी किस्म की कोई जैसे कहते हैं ना इबाम नजर नहीं आता कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मैंने ये कहा कि जब नशिस्तें बढ़ नहीं रही तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? 4 महीने का शेड्यूल क्यों?
अगर मान भी लो कि चलो जी हल्का बंदियां जरूरी है, तो 4 महीने क्यों, 3 महीने क्यों, 90 दिन में ही होने चाहिए। मैं वो अर्ज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास आजकल जमाना पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया है, उनको इलेक्शन के हदबंदियां करने में इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 महीने में हल्का बंदियां बनेगी, फिर 1 महीने के लिए एतराज करेंगे लोग, फिर 1 और महीने में उसके फैसले होंगे। ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नशिस्तें वही की वही हैं। अच्छा, तो क्या सूबाई सतह पर भी नशिस्तें जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होता नहीं देख रहे आप? भाई ये होता ही सूबाई हलकों पर है, उसके ऊपर होते हैं एनए के सीट। हमारे पास 130 सीटें हैं सूबाई, हमारी इतनी पॉपुलेशन है, इसको डिवाइड करो 130 से, जितना आएगा पॉपुलेशन बन जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन और मर्दमशुमारी सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं होती, पाकिस्तान की डेटा कलेक्शन होती है उसमें कि कौन कितना है, कहां है, क्या नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं वोटर्स की बात कर रहा हूं कि वोटर्स तो हर जगह बड़े होंगे ना, 18 साल की उम्र के लोग होते रहते होंगे रोजाना। वोटर रजिस्ट्रेशन की ऑटोमेटिकली होती है। जब वोटर रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो रही है तो फिर इलेक्शन कराओ ना। ठीक, अब मुझे ये बताइए कि अभी तो हमें नजर आ रहा है साफ कि 90 रोज में होते दिखाई नहीं दे रहे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस मौकफ जिस पे कहती है कि आइन के मुताबिक होने चाहिए, आप लोगों का लाहे अमल क्या है नेक्स्ट? देखो बात सुने, इलेक्शन के लिए हमने ये कहना ही कहना है, और इलेक्शन जब भी होंगे हम उसमें खड़े तो होंगे, हम उसमें मुकाबले के लिए मैदान में तो उतरेंगे। हमने डिमांड क्यों छोड़े ये कहना, हम कहना क्यों छोड़े कि जी 90 दिन में कराओ। ओके, ऑलराइट। खोड़ो साहब, ये बताइएगा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक वफ्द भी गया था पीपल्स पार्टी का, आप उसमें शामिल थे निगरां वज़ीर आज़म से मिलने के लिए रिगार्डिंग कि सिंध में तरक्याती काम जो हैं उनके लिए फंड्स नहीं दिए जा रहे और वो रोका जा रहा है, वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वक्त निगरां हुकूमत है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। वो 30 नवंबर को करते हैं, 14 दिसंबर को करते हैं, 5 जनवरी को करते हैं, लेकिन इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। तो फिर ये 3 महीने अवाम जो बेरोजगारी में मर रहे हैं, जो महंगाई में मर रहे हैं, जो सब कुछ तकालीफ में, उनके जो मजदूरों की मजदूरी रोकें क्यों? मजदूरी काम करेंगे ना, रोड पर, अस्पताल पर, स्कूल पर मजदूरी काम करेंगे ना, तो उनको अगर कुछ मिल जाएगा, मजदूरी मिलेगी, तो उसके खिलाफ क्यों हुए? ये तो नॉर्मल सी एक केयर टेकर हुकूमत है जो रोजाना के काम देखती है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस जब हो उसके बाद अगर फंड फ्रीज करते हैं तो मानी जाती है बात, उससे पहले फ्रीज करने का क्या तुक है? तो नहीं, तो जब आप लोगों की मुलाकात हुई तो आप लोगों को ये कहा गया कि भाई हमारी मुलाकात नहीं हुई, हमारी मुलाकात नहीं हुई, हम इलेक्शन कमीशन से सिर्फ मिले थे इलेक्शन के लिए। नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर से मिलकर आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे, उन्होंने हमारी सुनी बातें सही, लेकिन उस पर अमल अभी तक कुछ नहीं हुआ। ओह, तो इसका मतलब तरक्याती काम इस वक्त सिंध के अंदर नहीं हो रहे, फंड्स का इजरा नहीं हो रहा है। मैं हो सकता है सारे पाकिस्तान में ना हो रहे हो, हो सकता है सारे पाकिस्तान में ना हो रहे हो। अच्छा, एक और जो खबरें मुस्तकिल गर्दिश कर रही हैं कि चंद लोगों के नाम सिंध से जो हैं वो स्टॉप लिस्ट में डाले जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके हवाले से क्या खबरें हैं खोड़ो साहब आप लोग? आज मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि हमारे जो सिंध के वजीर दाखिला हैं उन्होंने इनकार किया है कि यहाँ कोई नो फ्लाई लिस्ट है। आज उसका बयान छपा हुआ है अखबार में, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि कोई नो फ्लाई लिस्ट नहीं है। सही। अब मैं किसको मानूं, आपको मानूं या उनको मानूं, क्या बताएं? सही। नहीं, आप मुझे ना माने, मैं तो कह रही हूँ आपके पास भी जाहिर है अगर सिंध से ताल्लुक रखने वाले अफसरान हैं तो आपको भी पता होगा ना। मैंने अखबार में खबर पढ़ी जो आपको बता रहा हूँ। सही। अच्छा, तो इस मुझे ये बताइए कि इस वक्त तक जिस तरह से निगरान सेटअप काम कर रहा है, इवन सिंध का निगरान सेटअप, क्योंकि बड़ी आज इलेक्शन कमीशन ने आपने ये खबर भी पढ़ ली होगी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 3 साल की मुद्दत जिन अफसरान ने मुख्तलिफ सूबों में गुजार ली है उनको वहां से फिर ट्रांसफर किया जाएगा। तो जब मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर कोई बंदिश नहीं, तो तरक्याती फंड पर बंदिश क्यों? कौन करा रहा है फिर ये खोड़ो साहब? मैं वही अर्ज कर रहा हूं, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हुक्म करती है इलेक्शन कमीशन के ट्रांसफर करो,
तो फिर ये क्यों हुक्म नहीं करती, लोगों की मजदूरी क्यों बंद कर रहे हैं? ये तो तुक की लॉजिक की बात है ना, कि आप दूसरी सारी चीजें कर रहे हैं जो करनी है आपने। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, तरक्याती फंड को फ्रीज मत करो, उस पर जवाब नहीं आ रहा, तो ये मुनासिब बात नहीं है ना। सही सही। रही बात दूसरी, क्या आपने बोला था? मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि जो सिंध में निगरान सेटअप है उसके हवाले से तो कोई तहफ्फुज़ात नहीं है, कैसा काम कर रहा है? अभी कैसा काम करने वाली बात तो लोगों के सामने बैठा हूं मैं, लोग कह रहे हैं किधर है हुकूमत। रही बात कि अवाम के ऊपर बम तो फोड़ा जा रहा है। अभी बिजली 25 रुपए की यूनिट बढ़ा दी, पेट्रोल 300 रुपए से ऊपर चला गया, तो ये यकीनन महंगाई और बढ़ेगी। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होना शुरू हो जाती है, जिसमें खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग तो ये बात कर रहे हैं कि जी महंगाई बड़ी हो गई, महंगाई हो गई। अब आपने अभी देखा, हड़ताल हो गई इस महंगाई के खिलाफ, बिजली के और पेट्रोल के बिलों के खिलाफ हड़ताल हो गई। सही। कल सारा शायद सिंध बंद था, किसी जमात ने भी ऐलान किया नहीं किया अपनी जगह पे, लेकिन लोगों ने वॉलंटरीली, कोई जबरदस्ती किसी ने दुकान नहीं बंद करवाए, लेकिन बंद हुए दुकान। लेकिन निगरान वजीर आजम ने यह कहा कि सियासी जमातें इसको एक हरबे के तौर पर भी इस्तेमाल करती, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है, जाहिर है उन्होंने लोगों का साथ तो देना है ना। देखें भाई, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मुझे इज्जत है, हमारे सेनेटर रहे हमारे साथ, लेकिन ये कहना नहीं चाहिए कि जी हम उसको एक पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। हकीकत जो है सो है, महंगाई जो है सो है, उसमें उनको अफसोस का इजहार जरूर करना चाहिए। सही। हमारे ऊपर ये तनकीद नहीं करनी चाहिए अवाम के ऊपर। निसार खोड़ो साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो रानीपुर केस में जिस बच्ची को बहिमाना तशद्दुद और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, उस हवाले से बात करेंगे निगरान सूबाई वजीर सेहत और सोशल वेलफेयर डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब से। वेलकम बैक। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा पर बहिमाना तशद्दुद और फिर उसके बाद उसकी हलाकत, ये वो मैं कहूँगी कि बच्चों के साथ पाकिस्तान में होने वाले वाक़यात का तसलसल है, क्योंकि कुछ रोज़ कबल ही आपको याद होगा कि रिजवाना का केस पंजाब में सामने आया था, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस फॉर रिजवाना चल रहा था, और उसके चंद ही रोज़ बाद हम देखते हैं कि रानीपुर में ये वाक़या सामने आता है। 10 साल की कमसिन मुलाजमा जिस पर बहिमाना तशद्दुद भी हुआ है, ज़्यादती भी की गई है और उस बच्ची की हलाकत हो गई है। जब वो सामने आई तो ये केस जाहिर है इस वक्त, उसके बाद फिर हमने देखा कि फिर जस्टिस फॉर रिजवाना शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं और दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है, उनके DNA सैंपल्स भी लिए गए हैं। और अब जो लेटेस्ट हमें गुज़िश्ता रोज़ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें निगरान वज़ीर सेहत एंड सोशल वेलफेयर भी मौजूद थे, जिसमें निगरान वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे, वज़ीर कानून भी मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि जो पीर असद अली शाह साहब हैं जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम हैं, उनको कराची मुंतकिल किया जा रहा है। अब ये क्यों किया जा रहा है, क्या यही वजह है कि जो सोशल मीडिया पर पूरी खबरें गर्दिश कर रही थी वहाँ पर कि जो DNA सैंपल्स लिए गए थे उस बच्ची से और उसके बाद इन तमाम लोगों से जिनके ऊपर इस वक्त इल्ज़ाम है वो कहीं से भी मैच नहीं कर रहे। आज इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब, निगरान वज़ीर सोशल वेलफेयर एंड सेहत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साद, लेटेस्ट हमें बताइएगा पहले तो कि क्या पीर असद अली शाह जो कि मरकज़ी मुल्ज़िम हैं इस केस में, उनको कराची मुंतकिल कर दिया गया है? नहीं, एक्चुअली थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो मैं समझता हूँ माशरे के लिए, इस बच्ची का आपने कहा कमसिन मुलाजमा, ये तो बहुत छोटी सी बच्ची 9 साल 10 साल की बच्ची है, और मैं समझता हूँ ये तो पूरी कौम के लिए, जैसे पहले रिजवाना वाला केसेस, इसी तरह के जो केसेस होते हैं तो पूरी कौम के लिए एक शदीद शर्मिंदगी का, और मैं आपको अपने दिल से कह रहा हूँ कि ये ऐसा है जैसे मैं समझता हूँ कि मैं भी इसमें कहीं ना कहीं, मेरा भी इसमें जो है ना एक थोड़ा सा शेयर है, बिकॉज ये सिस्टम जो है ना वो हम लोगों के बगैर चलता नहीं। कमिंग बैक टू जी पॉइंट नंबर 1, ये कि असदुल्ला शाह जो है, जो अक्यूज्ड है,
वो अभी उनको रिमांड दिया हुआ है, तो जब तक उनका रिमांड है वी कैन नॉट मूव हिम फ्रॉम देयर लीगली। लेकिन जब ये कोर्ट, आपको एक चीज अच्छी बता दूं कि ये केस अब ATC में चल रहा है, इसमें जो दफात लगाई गई हैं वो नॉन कंप्रोमाइजेबल हैं। सो फैमिली कंप्रोमाइज अगर करना भी चाहे तो दिस कैन नॉट बी डन एनी मोर। एंड क्योंकि इसमें रेप का है और रेप भी बड़ा बेईमाना रेप है, तो इस वजह से इसमें जो है ना वो ये शिक जो है ऐसी है कि जिसमें दिस इज आई एम टोल्ड बाय द लीगल एक्सपर्ट्स कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा। जैसे ही ये जुडिशियल रिमांड मिलेगा, विच वी आर वर्किंग ऑन, विच शुड टेक अनदर 3 to 4 days, हम उनको यहाँ इसलिए लाना चाहते हैं कि आप सबको पता है कि इन सब की इन्फ्लुएंस है, इन्हीं की मर्जी से अफसरान तैनात किए जाते हैं, इनकी बड़ी इन्फ्लुएंस है उस एरिया में। और बड़े अफसोस के साथ जो है ना सिंध और प्रॉब्ली शायद सदर्न पंजाब भी, यहाँ पे जो पीरी मुरीदी का सिलसिला है जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका जैसे मैं जब मिलने उनके वालिदैन से गया तो मैंने कहा बीबी आप अपने छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे क्यों भेजते हैं, इनको आपने पीर क्यों माना है, आप पीर अपने रब को अल्लाह को क्यों नहीं मानते, और अगर आप उनको मान लेंगे तो फिर आपको इन सब लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका आंसर, इनको हम यहाँ कराची बिल्कुल लाना चाह रहे हैं और ये कराची लाए जाएंगे और कराची में ये सेंट्रल जेल में रखे जाएंगे और जहाँ पे इनको किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं मिलेगी। ये कल हमने बड़ा क्लियर कर दिया है, वी आर जस्ट वेटिंग। एक लीगल हिच है। आपने दूसरा सैंपल्स का कुछ जिक्र किया था, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये सर्जन जनरल्स भी आते हैं, तो पुलिस सर्जन्स वगैरह, तो ये मेरी बात हुई है और ये सैंपल्स की भी आपको इंशाल्लाह ताला आप यकीन रखें कि उसमें मसला नहीं होगा। हमने एहतियातन जो है कराची यूनिवर्सिटी और लाहौर की जो लैब है वहाँ दोनों को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। और होपफुली जब इसके सैंपल्स आ जाएंगे तो उसमें कोई, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आई डोंट नो आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, मैं तो सजेस्ट करूंगा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पे हर जगह ही है, अगर आप उसको पढ़ें और उसकी आप एग्जामिनेशन जो उन्होंने किया है उसमें जो लोअर एब्डोमेन का एग्जामिनेशन है उसको अगर आप पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर दरिंदाना, यानी दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक इट्स अ ह्यूमन क्राइम। डॉक्टर साहब, आई सीन द रिपोर्ट, आई रेड द रिपोर्ट, और उसके बाद इसीलिए वो एक जहां शर्मिंदगी है कि ये हमारे माशरे में होता है, वो गुस्सा भी है कि इतनी बारबैरिक एक्ट उस छोटी सी बच्ची के साथ किए गए हैं और जिस अंदाज से किए गए हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती कि उसको पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये हमारे अपने रिपोर्टर्स जो वहाँ मौजूद हैं रानीपुर में, उन्होंने भी बताया कि जो DNA मैचिंग के रिजल्ट सामने आए उसमें यह था कि किसी का भी DNA मैच नहीं करता, यानी जिसके लिए गए, तो दैट केम एज अ शॉक, दैट केम एज अ शॉक टू मी। डोंट रिलाई ऑन दोज रिपोर्ट्स, प्लीज टेक इट फ्रॉम मी इंशाल्लाह। एक मिनट DNA की रिपोर्ट को साइड में रख दें, जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट आई है, जस्ट टू मी, एंड आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, जस्ट दैट इज इनफ टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस होल थिंग। सही। हाउएवर DNA के सैंपल्स, क्योंकि इसी वजह से हमने 2 फर्दर लैब्स में जो कराची लाए गए, और ये सैंपल्स जो है, मुझे ये शक था, जैसे आपको भी है, जाहिर है। अफसोस की बात यह है कि ये एक चेन ऑफ करप्शन है जो सोसाइटी में है। ये वो करप्शन है जो लोग करप्शन इसमें करते हैं या जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अपनी बच्चियों को वो देखते नहीं हैं, उनको नहीं पता कि एक दिन उनकी बच्ची के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। मैं इसीलिए लोगों से अपील करता हूँ कि खुदा के लिए इस किस्म के भयानक किस्म के जो मतलब, मैं इनको, आप जैसे आपने कहा, न सिर्फ शर्मिंदगी के साथ गुस्सा भी बड़ा शदीद है कि इसमें किसी शख्स को सोचना भी नहीं चाहिए इसमें किसी किस्म की मदद करने की, लेकिन बहरहाल हमारी सोसाइटी इस तरह की है, जो कि अफसोसनाक बात है। हमने उसका, वी विल टेक केयर ऑफ दैट इंशाल्लाह, यू रेस्ट अश्योर। फॉर्चुनेटली दिस, शायद इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी कि केयरटेकर गवर्नमेंट है, ना हमारी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस है, ना कोई हमारी कंपल्शंस हैं, तो इंशाल्लाह ताला यू विल सी दैट as far as the samples are concerned उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, as far as the examination is concerned उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। Already you have seen preliminary report, and जहाँ तक केसेस का ताल्लुक है, इनके ऊपर जो दफात लगी हैं वो इतनी मतलब from child abuse to child
टॉर्चर एज वेल एज जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की हमारी है वो सारी दफात भी हैं। उसके अलावा रेप की, मर्डर की, और उसके अलावा तकरीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर 8 और 9। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्योंकि फैमिली से भी मिलने गए थे और आपके साथ जो है वजीर कानून भी गए थे, क्या फैमिली आने को तैयार नहीं है, वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है? किसी किस्म का प्रेशर है उनके ऊपर कि वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसे इलाकों में ये होता है? मैंने फैमिली, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि फैमिली इतनी गरीब है कि लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट है, ठीक है। तो मैं तो इसलिए भी हैरान हूं कि मतलब कोई आदमी इस किस्म की घटिया हरकत इस तरह की बच्ची से, हमें बताया गया कि 3 या 4 हज़ार रुपये महीना दिया जाता था माँ बाप को। दूसरा ये, मैं जब मिलने गया तो मैंने उनसे ये कहा कि आप हमें देखें, किसी किस्म का प्रेशर, आपको हम कराची में घर पे शिफ्ट करते हैं, हम आपकी बच्चों की एजुकेशन भी टेक केयर करेंगे, एंड आई प्रॉमिस देम दैट अगर गवर्नमेंट पे आपको भरोसा नहीं है तो मैं ज़ाती तौर पे भी ये करने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। तो लेकिन आप अपना डिसीजन लें। तो हमें उन्होंने कल ये डिसीजन कन्वे कराया कि दे वांट टू मूव टू, आई थिंक वो उनके जो शहर है वो मेहराबपुर के नाम से इस तरह शहर है जो बराबर में जिस गांव में ये हैं उसके जो मेन शहर है, तो वहाँ पे वो चाह रहे हैं रिपैट्रिएट होना। तो मैंने डिप्टी कमिश्नर से कल ही उनकी वहाँ बात की थी हमने, और एक ऑर्गेनाइजेशन है सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उन्होंने कुछ फंड्स वो किए हैं, प्लेज किए हैं। हम बाकी फंड्स को अरेंज कर लेंगे इंशाल्लाह, और हम इनको रिपैट्रिएट भी करेंगे, घर भी देंगे और इनको सेटल करेंगे वहाँ पे। जहाँ तक दबाव का ताल्लुक है सर, एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने लेटेस्ट अपडेट्स भी ली थी अपने रिपोर्टर से, और वो बता रहे थे कि ना सिर्फ जो फैमिली के ऊपर प्रेशर है, जाहिर है क्योंकि वो जिस इलाके में हैं और जिस किस्म का असर रसूख है, बल्कि सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर भी बड़ा दबाव है इस पूरे केस को लेकर। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दैट आल्सो। आप द फैक्ट दैट हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हेल्थ डिपार्टमेंट एंड लॉ डिपार्टमेंट एंड होम डिपार्टमेंट ऑल 3 वर प्रेजेंट इन दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज बेसिकली टू हाईलाइट। 2 रीजंस थे कल करने के। एक था कि हम इस इशू को हाईलाइट करें, ठीक, ताकि मीडिया इस पे फोकस करे। जी, बाकी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका अभी आप ने जिक्र किया या प्रोग्राम में होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी कौम के जिंदा होने का सबूत ये होगा कि इस किस्म के घिनौने जुर्म को, इस किस्म की बच्ची, वो बच्ची किससे फरियाद करेगी? वो तो चली गई ना। इस तरह की कितनी बच्चियां हैं जिनके साथ ये हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम उसके बारे में, सही, और क्यों नहीं कर रहे? देखें ना, ये तो सवाल हम सबसे बनता है ना। आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। आप यकीन करें कि जहाँ तक दबाव का ताल्लुक है, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इसलिए कि उनको अगर वो इनके दबाव में आके अपना केस विड्रॉ भी कर लेंगे तो ये अब मामला हमारा ATC में चला गया है, केस इस तरह का बन गया है कि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। सो दे शुड रियलाइज दैट। दूसरी चीज़ ये कि जाहिर है उनका काम ही यही है। जो शख्स, जो लोग इस किस्म की घिनौने कामों में इन्वॉल्व होंगे, उनसे आप किस किस्म की तवक्को रखते हैं? तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है फ्रॉम CM टू एवरीबॉडी इज कंप्लीटली अलाइन्ड एंड वी विल नॉट लीव एनीथिंग। एवरीथिंग वी कैन डू वी विल डू। वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस, एंड नॉट सिर्फ फैमिली को सपोर्ट करना, बल्कि हमने ये रिक्वेस्ट भी की थी कि उनके ऊपर दबाव जो है उसके लिए हमने वहां पे पुलिस की वो भी डाली हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अनफॉर्चुनेटली अगर लोग इस किस्म के घिनौने काम करने वाले लोगों की सपोर्ट करें, चाहे वो पैसे के लिए, चाहे वो मुरीदी के लिए, तो उनको शर्म आनी चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि उनके अल्लाह के हुजूर जब वो हाजिर होंगे, जो कि हम सब ने होना है एक दिन, तो वो क्या जवाब देंगे। शायद अल्लाह का खौफ हमारे मुआशरे से खत्म हो गया, इसीलिए ये सब चीजें। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने जिक्र किया कि वहां सिर्फ ये बच्ची नहीं थी बल्कि और भी बच्चियां थीं और जिनको आप लोगों ने फिर बाजियाब कराया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, उनकी उम्रें क्या थी और क्या हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनका चेकअप किया है कि कहीं उन पर किसी किस्म का कोई जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद तो नहीं हुआ था? उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी टॉर्चर हुआ था उनके ऊपर। 7 बच्चियां वहां से बाजियाब हुई हैं, मुझे बताया गया है, बाजियाब हुई हैं, और 3 खवातीन भी थी। ये सब जो है जिसको आप बॉन्डेड, बेसिकली देवर इम्प्रिजन, तो उनको इजाज़त नहीं थी और मारना पीटना वहाँ पे एक मामूल था।
जो जिस बच्ची का मैं जानता हूँ, मुझे उनकी मेडिकल जो असेसमेंट है वो मेरे पास अभी है नहीं, बट आई एम श्योर वो इतनी ज़्यादा खुद खौफज़दा थी कि दैट इज़ समथिंग दैट दे हैव एडमिटेड देमसेल्व्स। बट उन्होंने इस बच्ची का तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्लियरली शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड, नॉट वंस बट प्रोबेबली मेनी टाइम्स। आपके तवस्सुत से मैं लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आफ्टर द चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, नाउ आई एम वार्निंग एवरीबडी दैट फॉर गॉड सेक डोंट गिव अस अ चांस। अगर हमें पता चला, आप चाहे पीर हैं, चाहे मुरीद हैं, चाहे कोई भी हैं, हमें पता चला कि आपके यहाँ बच्ची हैं, और मैं उसके लिए अपने जो स्टाफ है वो भी हम करेंगे और हम अवार्ड्स अनाउंस करेंगे हर उस शख्स के लिए जिसने हमें बताया कि बच्ची किसके घर में काम कर रहे हैं, बच्ची कर रही है, बच्चा कर रहा है। हमें पता चला तो हम कार्रवाई भी करेंगे और उसको टेलीवाइज भी करेंगे और हम बदनाम भी करेंगे उनको। ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि इसमें हम कोई रियायत नहीं करेंगे। तो मेरी तरफ से एक वार्निंग भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप इंसानियत को मानते हुए प्लीज इस किस्म के घिनौनी चीजों से दूर रहें, और दूसरा हमें ऐसा मौका न दें कि हमें आपके खिलाफ कोई ऐसी सख्त कार्रवाई करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद खालिद नियाज ने सेहत। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल अटक जेल में जो मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, उनकी वकला टीम की, और उसके बाद जो कुछ इस वक्त चल रहा है कि क्या डील होगी, क्या वो डील मांगते हैं, क्या वो NRO के तलबगार हैं, ये सब जानते हैं शोएब शाहीन साहब से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से उनकी वकला टीम ने मुलाकात की है अटक जेल में, जिसके बाद बाहर आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। अब उस गुफ्तगू के बाद से लेके मुख्तलिफ किस्म की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि आया क्या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी किस्म के NRO के तलबगार हैं, बातचीत को तैयार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों बिलशमूल इस्टेब्लिशमेंट से, या कुछ और। इससे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एडवोकेट शोएब शाहीन साहब, सीनियर वकील, मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी कल मुलाकात भी हुई अटक जेल में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शोएब शाहीन साहब, पहले तो बताइएगा कि ये जो मुलाकात है आपकी जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से हुई, इसका जरा लुब्बे लबाब बताएं। क्या वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से बातचीत के लिए बिलशमूल इस्टेब्लिशमेंट से तैयार हैं? क्या ये पैगाम उन्होंने भेजा है? देखिए, नहीं, एक जनरल बात हुई है। पहले तो मुख्तसर से अल्फाज में हमने सवाल किया कि जी बाहर क्या साराइयाँ हो रही हैं कि आप किसी डील के नतीजे में मुल्क से बाहर जाने वाले हैं। तो उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की और कहा कि डील और वो लोग करते हैं, मुल्क से बाहर वो जाते हैं और मुल्क छोड़ के वो जाते हैं कि जिनका चोरी का पैसा और प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर पड़ी होती हैं। उनका मरना जीना इस मुल्क में है, इस मुल्क में वो रहेंगे, इस मुल्क को छोड़ के वो कभी नहीं जाएंगे, खा 1000 साल भी उनको जेल में रखा जाए। आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं और वो देने को तैयार हैं। उन्होंने जिस कंटेक्स्ट में बात की, उन्होंने ये भी बताया कि पूरा मुल्क इस वक्त जेल बन चुका है, पाकिस्तान में चादर चार दीवारी की पामाली हो रही है और PTI को क्रश करने के लिए PDM की फाशिस्ट जमातें, मौजूदा केयर टेकर सेटअप सपोर्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट, ये सारे इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं और इस बेयकीनी की कैफियत पैदा करके मुल्क को महंगाई की दलदल में और अनएम्प्लॉयमेंट में फेंक दिया है। और वो हुक्मरान जिन्होंने पिछले 16 महीने बड़े बड़े दावे करते थे और जिस तरह की रिजीम चेंज जिस अंदाज में की गई और मुल्क छोड़ के वो बाहर चले गए हैं। इस वक्त साददार और शहबाज शरीफ कहाँ बैठे हुए हैं और कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हम सब के नाम ECL में डाल दो, मैं खुद भी मेरा नाम डाल दें और इन लोगों के नाम भी ECL में डालो। अच्छा। और जो कुछ भी करना है आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए सब स्टेक होल्डर्स बैठ के ये सोचें कि ये मुल्क हम सबका है। इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान आया हुआ है, जो आम आदमी एक सरापा एहतजाज है और बेयकीनी की कैफियत को ये मजीद बढ़ाए जा रहे हैं, इसका वाहिद हल फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जबर और खौफ की फिजा ख़त्म करें, मुल्क में माहौल दें इलेक्शंस का। अच्छा। और कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बगैर इस मुल्क के माशी दलदल से नहीं निकाल सकते। ठीक है, लेकिन वाहिद हल आप कह रहे हैं ना फेयर इलेक्शन है। और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए हम हर पार्टी से, हर तबके से, हर स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द ओनली वन पॉइंट एजेंडा इज
फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद इन 90 डेज। अच्छा, ये है टोटल। अच्छा, यानी मुद्दा जो है लोगों से, मतलब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत का, वो सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात के लिए है। तो सर, ये तो तहरीक इंसाफ को पहले भी ऑफर किया गया था आप लोगों की, जिस वक्त पीडीएफ की हुकूमत थी, वो वफूद थे, वो मिल रहे थे, और उसके बाद में जो अब शायद साबिक तहरीक इंसाफ हो गए, वो यही कहते हैं कि खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहते थे, वरना बात तो अब तारीख तक आ गई थी। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। जिस वक्त वो इक़्तिदार में थे, वो पार्टी में थे, जिस वक्त उनसे पूछा गया, वो खुद उस मुज़ाकराती टीम के मेंबर्स भी थे उस वक्त, जो अब छोड़ गए हैं, और जो उस वक्त थे, अगर उनको एतराज़ था तो उस वक्त बात करते। उस वक्त भी ये एक किस्म का फ्रॉड था, जो एक मुज़ाकरात के नाम पे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से वो डिलेइंग टैक्टिक्स था, और वो और कुछ भी नहीं था। अच्छा। मुझे बताएं, 6 महीने हो गए हमारे कान पक पक के, जिसको कहा गया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा। जी, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएगा। किधर गया वो 8 अक्टूबर का इलेक्शन? किधर गई वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? किधर गए उनके ये PMLN और पीपल्स पार्टी के ये वो वादे और दावे कि हम पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे? और फिर 4 दिन पहले CCI की CCI की मीटिंग बुलाई, जो कि 2 अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, और कह दिया, एक बारूदी सुरंग बिछा दी कि नहीं जी, आप पहले इस पे डिलिमिटेशन की तरफ जी वो मर्दमशुमारी के रिजल्ट को अनाउंस कर दिया। हाँ। अब मुझे बताएं कि ये 30 अप्रैल को मर्दमशुमारी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। आप मई में, जून में आप कर देते ना। आप 3 महीने में अगर लिमिटेशन होनी ही थी, डिलिमिटेशन, हालांकि डिलिमिटेशन का पर्पस भी पॉपुलेशन के हिसाब से आइन में तरमीम होती है, आर्टिकल 51 से आर्टिकल 5 के तहत तबद्दुल तगय्युर होता है कौमी असम्बली की सीटों में, और उसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि उस डिलिमिटेशन का कोई और पर्पस है। वो तो फिर उसके साथ साथ लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि किसी किस्म की कोई पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ी है हमारी कि कहीं कौमी असम्बली की सीटों में कोई रद्दोबदल नहीं होगी। ये एक हुस्न इत्तेफाक है। नहीं, देखें, अगर आपने जो डिलिमिटेशन का पर्पस है नई सेंसस के मुताबिक, उसमें तो तब्दीली आनी है। उसमें तो किसी जगह आपको कोई सूबे को सीटें कम होनी है, किसी को ज्यादा होनी है, किसी जगह को कम होनी है, किसी को कम करनी है, और उस हवाले से डिलिमिटेशन होती है। पर्पस भी आइन में वही है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी लिमिटेशन के या CCI के फैसलों से इलेक्शन का इल्तवा आर्टिकल 224 के तहत हो ही नहीं सकता है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑलरेडी फैसले दे चुकी है, 2 फैसले, एक 4/4 वाला और 1 मार्च वाला, जिसमें उन्होंने इनकी इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। अब उसका इल्तवा करना ही इस हवाले से बहुत नुकसानदेह होगा, इस बेयकीनी की कैफियत को बढ़ाएगा। और उसके साथ जो असल बात है वो ये है कि क्या इस अंदाज से मुल्क को आप चला सकेंगे? क्या इस बेयकीनी की कैफियत से और इस जबर और खौफ की फिजा में ऐसा आप इलेक्शन अगर कराते हैं, फर्ज करो 4 महीने या 6 महीने बाद कराते हैं, तो मुझे बता दें ये 6 महीने का जिम्मेदार कौन होगा? नंबर 2, क्या ऐसा इलेक्शन जो क्रेडिबिलिटी जिसमें नहीं होगी, जिसमें शफाफियत नहीं होगी, क्या वो मुल्क को इस दलदल से निकाल सकेगा, इस तबाही के दहाने पे? जहां अब देखिए, जहां इलेक्शन कमीशन से आपको शिकायत है ना, आपकी जमात को, बाकी जमातों को नहीं है। अभी इस वक्त सिर्फ आपकी शिकायत है, बाकी सब तो साफ शफाफ इलेक्शन के तलबगार हैं और समझते हैं कि हो जाएंगे। अभी जरा थोड़ा सा मुझे ये वक्त दीजिएगा शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आपने तो कहा कि देखें किसी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं है, ना कोई तलबगार हैं वो डील के, लेकिन PTM ही के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला साहब आज ही ये कहते हैं कि ताहिरुल अशरफी साहब भी ये कुछ रोज़ कबल बता चुके हैं कि उनका इशारा सदर पाकिस्तान की तरफ था। गोया कि उन्होंने नाम तो ना लिया, लेकिन इशारा यही था कि शायद वो दोस्त मुमालिक से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए डील की बातें कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप हाफिज हमदुल्ला की बात हमारे जिम्मे मत्थे कैसे डालेंगी? हाफिज हमदुल्ला साहब क्या हमारे तर्जमान हैं? क्या हाफिज हमदुल्ला की बात तो वहाँ पे इल्जाम आयद कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि ना किसी से बात हुई है, ना हम करेंगे, ना हम डील करके मुल्क को छोड़ के जाएंगे, इसलिए कि ये उन लोगों का काम है जिन्होंने करप्शन का पैसा इस मुल्क से बाहर रखा हुआ है।
फैसले आपके लंदन और दुबई में हो रहे हैं। एक खानदान लंदन में बैठा हुआ है, एक खानदान दुबई में बैठा हुआ है, और उनके फैसले सिर्फ इसलिए हैं कि अपना माल चोरी का बचाने के लिए उन्होंने हर वो डील करनी है जिसके जरिए उनके पैसों को जद ना पड़े। शोएब शाहीन साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं एडवोकेट शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के मेंबर हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, साइफर केस के मामले के ऊपर जाहिर है कि जो लीगल टीम है उसके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अटक जेल में जिस तरह से किया जा रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि इस केस के अंदर क्योंकि आपका ये बयान था कि बहुत सारे जो केसेस हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे, कई पे तो जमानतें उनको मिल गई हैं, चंद ही हैं जिस पे मिल जाएंगी। इस केस में आप देख रहे हैं जमानत होती? देखिए, ये बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल इसकी टोटल सजा है, और ये बदतरीन केस है। एक लिहाज से आप गुलामी की बदतरीन मिसाल है, जिसने मुल्क की सालमियत, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक के खिलाफ रेजिस्टेंस दी है, उसको तो आपने मुल्जिम बना दिया। और जिन लोगों ने बेगर्स आर नॉट चूजर्स का नारा लगाकर इक़्तिदार जिनके हवाले कर दिया, जिन्होंने कहा कि यूएसए हमारा वेंटिलेटर है, और उनको आपने गुलामी की जंजीरें पहना के फिर भागते चोर की लंगोटी सही उन्होंने ये पर्चा भी डाल दिया। भाई, आज तो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, आज तो आपके सामने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स आ चुकी हैं। आपने किसके लिए डिमार्च किया था फिर? अगर ये साइफर झूठ था या साइफर के कंटेंट्स गलत थे, तो फिर शहबाज शरीफ ने खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जी धमकी आमेज अल्फाज थे उसमें, उसके लिए हम एक इंडिपेंडेंट कमेटी या कमीशन बनाएंगे। तो मुझे बताएं क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि साजिशी किरदार आज सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन मुद्दा तो ये है ना कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ ने इस साइफर के मामले को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया। डिमार्च तो होते रहते हैं ना शोएब शाहीन साहब, ये वाइड डिमार्च तो नहीं है ना? हुआ है, होते रहने अलग चीज है। मुझे बता दें, इसमें आप अगर एक बंदे की हुकूमत गिरा दें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पास कराएं, और ये है वो अलमिया जिसके ऊपर, अच्छा हमने क्या मुतालबा किया? हमने नहीं कहा जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में हमने कमीशन बनाया, वो पीछे हट गए। हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बारहा, एक तो लिखा, दूसरा बारहा कहा कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, और आज भी जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर। और ये डीक्लासिफाई हो गया था आखिरी मीटिंग में। डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को आप ये कहते हो कि साइफर ने मुकदमा बना दिया, इसलिए कि आपने आपको अगर और कोई मुकदमा नहीं मिला तो आपने अपने मुल्क की सालमियत को दांव पे लगाने के लिए भी आपने ऐसा मुकदमा बना दिया। मुझे बताएं, कल पाकिस्तान को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट हो तो इसका फैसला कौन करेगा? क्या FIA का असिस्टेंट डायरेक्टर फैसला करेगा कि क्या उनको बोलना चाहिए और क्या फैसला करना चाहिए? वो कैबिनेट करेगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेगा। आपने प्राइम मिनिस्टर को एक क्लर्क बनाया हुआ है कि जी उसने ये बात कर दी और ये बात नहीं की। अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस तरीके से आप तजलील कर रहे हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जिसको दुश्मन भी कहता है कि वो एक ईमानदार शख्स है। शोएब शाहीन साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन तफसील से इसके ऊपर हम जरूर आपसे बात करेंगे। शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।